किसका हो रहा है? ब्राह्मणों का हो रहा है। किसका विरोध हो रहा है? ब्राह्मणों का। जो एससी है, जो एसटी है, जो ओबीसी है, किसका विरोध कर रहा है? ब्राह्मणों का। ठीक है। अब समझो कि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण की सबसे कम पॉपुलेशन है, 3 से 4% के रेशियो में ब्राह्मण है। ठीक है, 3 से 4%। ठीक है। और जब से ब्राह्मण है तब से आज तक उसको किसी संविधान ने कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की है। हमारे हिसाब से संविधान में ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए कुछ बनाया ही नहीं गया है। और ब्राह्मणों का ही विरोध हो रहा है, ब्राह्मणों का ही विरोध हो रहा है। और पूरे संविधान में कहीं भी ब्राह्मणों के सपोर्ट में कुछ नहीं बनाया गया है कि भैया ये सेक्शन, ये एक्ट ब्राह्मण के पक्ष में है या सवर्ण के पक्ष में है। नहीं, जितने भी अमेंडमेंट हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन है, अमेंडमेंट है, सब किसके फेवर में है? एससी, एसटी, ओबीसी के फेवर में है। उसके बाद भी विरोध किसका होगा? ब्राह्मण का। उसके बाद भी विरोध किसका होगा? ब्राह्मण का विरोध होगा। ठीक है। तो ये चीजें, पर ब्राह्मण ने आज तक किसी का विरोध नहीं किया, ब्राह्मण ने आज तक किसी का विरोध नहीं किया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ने किसी का विरोध नहीं किया। ओके। अब यहां पे क्या हो रहा है भैया? नारा लगाया जा रहा है लोगों के लिए कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। अब सोचिए, 3 से 4% पॉपुलेशन, इनके लिए इतना सिर दर्द हो गया है, ये देश से भगा देना चाह रहे हैं, देश से भगा देना चाह रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम ब्राह्मणों के योगदान की बात करें तो समझो कि ब्राह्मणों का योगदान क्या था। किसने आजादी की लड़ाई लड़ी, किसने संघर्ष किया, किसने पूरे इकोनॉमिक सेक्टर को बनाया, किसने पूरे समाज को डेवलप किया। ठीक है। खासकर हम अगर बात करें ब्राह्मण की, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ने क्या किया? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि ब्राह्मण ने किया क्या। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो इकोनॉमिक, ये जो आपकी इकोनॉमिक सर्किल है वो नहीं चलती। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण ने ही पूरी तरीके से ये एक सर्किल को डेवलप किया। ध्यान रखिएगा, एक सर्किल को डेवलप किया है जो अपने आप में एक इकोनॉमिक सर्कल है। ठीक है। ब्राह्मण की ही देन है कि हर सिस्टम, हर बिजनेस अपने आप में रोटेट होता रहता है। ठीक है। इस तरीके से संरचना की गई, इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि पूरी तरीके से इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए ब्राह्मण ने पूरा अपना दिमाग लगाया, पूरी अपनी संरचना बनाई। समझिए कि जो आज इकोनॉमिक डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो ब्राह्मण की संरचना के ऊपर डिपेंड है। ध्यान दीजिएगा, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड है? अगर आपको लगे कि गलत कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आज की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ब्राह्मणों की संरचना के आधार पर डिपेंड है। कैसे? आप ध्यान दीजिए, ब्राह्मण ने ही बनाया है त्योहार, ब्राह्मण ने ही बनाया है। कैसे? किस आधार पर कौन से त्योहार किए जाएंगे, कब कौन सा त्योहार आएगा, कब कौन से लोग त्योहार मनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। इसके लिए भी लोग ब्राह्मणों को बुरा भला कहते हैं, बट लोग समझते नहीं एक्चुअल में इसका बेनिफिट क्या है। समझिए इसका बेनिफिट क्या होता है। अब अगर हम जनवरी से स्टार्ट करें, ध्यान देना, अगर हम जनवरी से स्टार्ट करें, ठीक है, जनवरी जैसे स्टार्ट होती है, आपका फर्स्ट जो त्योहार आता है वो किसका आता है भैया? वो मकर संक्रांति का आता है। किसका आता है? मकर संक्रांति का त्योहार आता है। ठीक है। मकर संक्रांति के त्योहार पे किस बिजनेस को डेवलप किया जाता है, किस मार्केट को डेवलप किया जाता है? तो मकर संक्रांति के आधार पर हम क्या करते हैं? मार्केट प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है। मीन्स कि खाद्यान्न सामग्री, खाने पीने की सामग्री की मार्केट क्या होती है? बूम पे होती है, और उस मार्केट से लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है। देखिए कैसे मंथ को सर्कुलेट किया गया है, ब्राह्मणों ने किस तरीके से संरचना बनाई है कि हर मंथ में एक एक त्योहार पड़ता जाएगा और हर इकोनॉमिक रोटेट होती जाएगी और हर सेक्टर में बिजनेस होता जाएगा। ध्यान देना, अगर आप ध्यान से समझोगे कि ब्राह्मणों ने क्या संरचना बनाई है, हर एक सेक्टर के लिए हर एक त्योहार जनरेट किया है। आप समझिए, हर एक सेक्टर के लिए हर एक
त्योहार जनरेट किया गया है, इस तरीके से संरचना बनाई गई है कि हर एक सेक्टर की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप होती। मार्च मार्च में क्या होगा भैया? मार्च में आएगी होली। क्या आएगी? मार्च में आएगी होली। अब होली में हमने क्या करना होता है? ध्यान देखो, मार्च में होली है और होली में कौन सा बिजनेस बूम पे जाएगा? होली में आपका मसाले का बिजनेस, मीट का बिजनेस, रंग का बिजनेस, सारी चीजें क्या होंगे? सारे इनकम रोटेट होंगे, सारे इकोनॉमिक सर्कल रोटेट होंगे। ठीक है, मार्च के बाद क्या आएगा आपका? अप्रैल। अप्रैल अप्रैल से क्या होता है? अप्रैल से आपके शादियों के सीजन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वहां से बढ़ा। फिर मई आया, मई में फिर आपका मई में फिर आपके शादियों के सीजन चल रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई तक। ठीक है, फिर आपके नवंबर दिसंबर आ गए त्योहार के दिन। तो ये इस तरीके से सिस्टमैटिक बनाया गया है कि हर मार्केट रोटेट होती रहे, हर मार्केट की इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। ये किसने बनाया? किसको पता था कि इस तरीके से सर्कुलेट करेंगे तभी हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सही से बन पाएगा। हर मंथ में हिंदुओं का त्योहार क्यों रखा गया? हर मंथ में हिंदुओं का त्योहार क्यों ऑपरेट किया गया? क्यों? क्योंकि उससे मार्केट जनरेट होती है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है और उससे इकोनॉमिक सर्कल को पूरी तरीके से डेवलप किया जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि इनका तो हमेशा त्योहार ही रहता है, इनका हमेशा पूजा पाठ ही होता है, पर आप नहीं समझते हो कि उससे हमारे इकोनॉमिक्स जनरेट हो रहा है। 9 दिन की नवरात्रि होती है, पूजा करते हैं, उस 9 दिन के नवरात्रि में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दीपावली, होली, दिवाली, दशहरा, इन सब में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है आपको पता है? नहीं पता है। मार्केट सर्कुलेट होती है, ध्यान देना, मार्केट सर्कुलेट होती है और जब ये रेवेन्यू जनरेट होता है तभी पूरी मार्केट चलती है। चलिए हम अगर कह दे ब्राह्मणों ने ये त्योहार बनाया, सबको खत्म कर दो, सबको खत्म कर दो। चलिए भैया, होली नहीं मनाई जाएगी। ठीक है, दीपावली नहीं मनाई जाएगी। ठीक है, दशहरा नहीं मनाया जाएगा, मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी। उसे कोई नुकसान होगा ब्राह्मणों का? नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। क्यों? दीपावली में कौन खरीदेगा गहने? कौन खरीदेगा मिठाइयाँ? कौन खरीदेंगे सब कपड़े? जब हम मनाएंगे नहीं, खरीदेगा कौन? होली नहीं मनाएंगे, कौन खरीदेगा भैया आपके प्रोडक्ट? कौन खरीदेगा? कॉर्पोरेट कंपनियां आके खरीदेंगी? नहीं खरीदेंगी ना। तो इसलिए ये अगर हम बंद कर दें तो पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जीरो हो जाएगी, जीरो। हम क्यों खरीदेंगे सामान? किसके लिए खरीदेंगे? तो इसलिए ब्राह्मणों ने जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। ब्राह्मणों ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो समाज, इकोनॉमिक और शास्त्र धर्म को देखते हुए बनाया है। और आप लोग हवा में बात कर देते हो कि ब्राह्मणों की बनाई गई स्ट्रक्चर पर सवाल उठा देते हो आप लोग। ब्राह्मणों को भगाओ, भारत छोड़ो ब्राह्मणों, पंडितों ब्राह्मण छोड़ो का नारा लग रहा है। आप लोग क्या जानो उनका योगदान समाज के लिए क्या है? ब्राह्मणों का योगदान देश के लिए क्या है? इकोनॉमिक के लिए क्या उनका योगदान है? आप लोगों को क्या पता? जिस दिन आप उनके लेवल में आ जाओगे, जिस दिन आप उनके स्ट्रक्चर को समझ जाओगे, उस दिन आप कहने लायक हो जाओगे कि भारत छोड़ो ब्राह्मणों। ठीक है, जिनके मन में ये लगता है कि ब्राह्मणों को भारत में नहीं रहना चाहिए, वो आके डिबेट करे कि क्या उन्होंने ऐसा कर दिया हमारे बराबर आके कि हमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है अब। तो ये सब कही सुनी बातें एक तरफ रखो। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के सदस्य हैं और सब लोग मिलजुल के एक साथ रहो। सब लोग मिलजुल के एक साथ रहो, कोई जाति पात नहीं, कुछ भी नहीं, हमेशा एक साथ रहो, एक रहो, एक साथ रहो। क्लियर? पॉलिटिकल एजेंडे के चक्कर में मत पड़ो। पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ वोट बैंक का है। आप जितने वोट बैंक हो उतना ही आपको यूज होगा, ये आप मान के चलिए। तो एक रहिए,